नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूरोपियन संसद ने मंजूर की जेलेंस्की की अपील, यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपील को मान लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को यूरोपीय संसद ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए यूरोपीय संसद में एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग भी होगी। दोस्तों, इससे पहले जेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोपीय संसद को संबोधित किया। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर मिसाइल बरसाई, क्रूज मिसाइलें दागी, ये कोई माफ नहीं करेगा, न ही कोई भूलेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में यूरोपीय संघ हमारे साथ है। इस दौरान यूरोपीय संसद में मौजूद प्रतिनिधियों ने ताली बजाकर जेलेंस्की के बयान का समर्थन किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हर हाल में कीव छोड़ दे भारतीय, यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसी बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को जल्द से जल्द छोड़ दें। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में है उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि कीव में भारतीयों के लिए सलाह, छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों को आज तत्काल प्रभाव से कीव छोड़ने की सलाह दी जाती है। पहले से उपलब्ध ट्रेनों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से वे बाहर निकलें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 216 भारतीय नागरिकों को लेकर 8वीं उड़ान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई, जबकि 218 भारतीयों को लेकर 9वीं उड़ान ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर और उनके काफिले में चल रही गाड़ियों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि उनके रोड शो के दौरान बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को लाठी, डंडे, कट्टे और हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोहबंद लोग वहां मेरे ऊपर व काफिले में चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करते रहे। भाजपा की हताशा का यह प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी, डंडे, कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, करा सकेंगे इतने लाख रुपए तक की सर्जरी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। दोस्तों, इसके तहत अब लाभार्थी ऐसे मेडिकल प्रोसीजर का भी ऑप्शन चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। दरअसल दोस्तों, सरकार आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाना चाहती है। इसके पीछे इस योजना को हर राज्य में लागू करना है। आयुष्मान भारत स्कीम के गवर्निंग पैनल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्णय लेने की छूट दी है। इसके तहत गवर्निंग पैनल के सुझाव पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 5 लाख रुपए तक के अनस्पेसिफाइड सर्जिकल पैकेज बुक कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, किसान आंदोलन से जुड़े 17 मामले वापस लेने को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान राजधानी की पुलिस की ओर से दर्ज 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि इन मामलों में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से जुड़ा हुआ एक मामला भी है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार एलजी अनिल बैजल की ओर से गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को 31 जनवरी को भेजी गई मामलों से संबंधित फाइल को मंगलवार को मंजूरी दे दी गई। ये मंजूरी कानून विभाग की राय लेने के बाद दी गई। दोस्तों, नवभारत की एक रिपोर्ट के अनुसार एक उच्च अधिकारी से प्राप्त जानकारी में यह बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान दर्ज किए गए 54 मामलों में से 17 को वापस लेने का फैसला किया था। इन मामलों में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों और 25 ट्रैक्टरों के जरिए लाल किला पहुंचने का मामला भी है। इसके चलते भारी नुकसान भी हुआ था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन रशिया घमासान, सोशल मीडिया कंपनियों का रूस पर अटैक, यूक्रेन के समर्थन में लिया बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को सोशल मीडिया कंपनियों में भी रूस के मीडिया आउटलेट पर बैन लगाने की घोषणा कर दी। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने मंगलवार को कहा कि उसने पूरे यूरोप में रूसी समाचार आउटलेट RT और स्पुतनिक को बंद कर दिया है। गूगल कंपनी इससे पहले रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बंद कर चुकी है। दोस्तों, यूट्यूब ने पोस्ट करके कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण हम RT और स्पुतनिक से जुड़े यूट्यूब चैनलों को पूरे यूरोप में तुरंत प्रभाव से बंद कर रहे हैं। हमारे सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। हमारी टीमें 24 घंटे हालात की निगरानी करके त्वरित कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि यूरोपीय देश मिलकर क्रेमलिन की मीडिया मिशन पर प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के स्वामित्व वाले रशिया टुडे, स्पुतनिक और उनकी सहायक कंपनियां अब पुतिन के युद्ध को सही ठहराने के लिए अपना झूठ नहीं फैला सकेंगी। हम यूरोप में उनके विषाक्त और हानिकारक दुष्प्रचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपकरण विकसित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, विराट कोहली का 100वां टेस्ट देखने स्टेडियम में आ सकेंगे दर्शक। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, अब विराट कोहली का 100वां टेस्ट देखने दर्शक स्टेडियम में आ सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच में 4 मार्च से माहौली में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का यह 100वां टेस्ट मैच होगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच माहौली में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में 50% दर्शकों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई है। कोरोना महामारी के कारण पहले इस टेस्ट को दर्शकों के बिना ही खेले जाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब BCCI ने अपना फैसला बदल दिया है। दोस्तों, BCCI सचिव जय शाह ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच माहौली के पंजाब क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टेस्ट बंद दरवाजों के पीछे नहीं होगा। हालांकि दर्शकों को अनुमति देने का निर्णय राज्य क्रिकेट संघों द्वारा लिया जाता है और वर्तमान स्थितियों में विभिन्न कारकों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों से बात की और उन्होंने पुष्टि की है कि क्रिकेट प्रशंसक विराट कोहली के अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के ऐतिहासिक क्षण को देख सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RO प्यूरीफायर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, NGT के आदेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उन सभी RO निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया जहां पानी में TDS का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। न्यायमूर्ति SA नंजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस पर 3 महीने के भीतर जवाब दाखिल किया जाए। अगले आदेश तक संबंधित आदेश के पैरा 6 में निहित निर्देश पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोपीय यूनियन में यूक्रेनी प्रेसिडेंट बोले तो ट्रांसलेटर रो पड़ा। जेलेंस्की ने कहा, यह हमारे वजूद की जंग, हमारे बच्चों को भी जीने का है हक। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार शाम यूरोपीय यूनियन की संसद को संबोधित किया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव ट्रांसलेशन हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का गला रुध गया और वो रो पड़ा। इससे कुछ देर भाषण रुका रहा। भाषण के बाद यूरोपीय यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के साथ बाकी नेताओं ने खड़े होकर तालियां बजाई। हमारी एकता को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, जेलेंस्की ने कहा। हम अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हमें भी आज़ादी प्यारी है। हालांकि हमारे शहरों को घेर लिया गया है, लेकिन हमारी एकता को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। इसमें सेंध नहीं लग सकती। याद रखिए, हम यूक्रेन के लोग हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। हम आज अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं। आखिर हम भी अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि आखिर हम किस मिट्टी के बने हैं। आप जल्द से जल्द हमें यूरोपीय यूनियन में शामिल करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत, खार्किव में राशन लेने गए भारतीय की बमबारी से मौत। दोस्तों ने कहा, रूसी सेना ने गोली मारी।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमें यह बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि खार्किव में हुए धमाकों की वजह से एक भारतीय छात्र की जान चली गई। हम उसके परिवार से संपर्क में हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के पिता से बात कर दुख जताया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। उसकी उम्र 21 साल थी और वह खाना लेने के लिए बाहर निकला था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर का छात्र था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी किया यह आदेश। जी हाँ दोस्तों, जाने इस खबर को, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें। और दोस्तों, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, विस्तार से जान लेते हैं इस खबर को। दरअसल दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के फायदे और नुकसान पर तो अच्छी खासी डिबेट हो सकती है, लेकिन भारत में ऑनलाइन क्लासेस से अब सभी छात्र उब चुके हैं। सरकार का यह फैसला इन बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के एक आधिकारिक आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। दोस्तों, 10वीं और 12वीं के छात्रों की क्लासेस और एग्जाम्स दोनों ही केवल ऑफलाइन होंगे। इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग का ये आदेश सभी स्कूलों पर लागू होगा और इसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। हालांकि 9वीं तथा 11वीं क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों 31 मार्च तक चलती रहेंगी, लेकिन 1 अप्रैल से ये भी केवल ऑफलाइन तरीके से ही चलेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, भारतीयों की वापसी के ऑपरेशंस में एयरफोर्स को भी करेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोपीय देशों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय वायुसेना को मोर्चे पर जुट जाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा नामक इस अभियान के तहत कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 24 फरवरी को रूस के हमला करने के बाद यूक्रेन का हवाई स्पेस बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी उसकी सीमा चौकियों के जरिए वहां से बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लेने के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि निकासी अभियान में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना से इस अभियान का हिस्सा बनने को कहा है। संकट के मद्देनजर लोगों को निकालने के साथ साथ भारतीय वायुसेना के विमान मानवीय सहायता संबंधित सामान पहुंचाने के लिए भी काम करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर भारतीयों को सुरक्षित और सुगम तरीके से निकालने की जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पोलैंड, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा में कमान संभालेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बेहद जरूरी सूचना, सरकार ने जारी किया अलर्ट, इस महीने हर हाल में कर लें यह काम वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बात है पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड होल्डर्स के लिए यह काम की खबर है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को भारत में सबसे ज़रूरी दस्तावेज माना जाता है। अगर आपने 31 मार्च से पहले इसे लिंक नहीं किया तो आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास आधार कार्ड या के साथ साथ पैन कार्ड और दोनों का लिंक होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा भी हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट 139 AA के तहत आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
एक और झटका अमूल के बाद इस बड़ी कंपनी ने भी बढ़ाए दूध के रेट। जी हां दोस्तों, 1 मार्च से अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक और कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, अमूल की तरफ से घोषणा किए जाने के बाद डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली पराग मिल्क फूड ने भी कीमत में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पराग डेयरी गोवर्धन ब्रांड से विभिन्न उत्पाद तैयार करती है। गोवर्धन ब्रांड दूध के दाम पराग डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर महंगा करने की बात कही है। बढ़ी हुई कीमतें 1 मार्च से प्रभावी कर दी गई हैं। दोस्तों, कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रोडक्शन लागत बढ़ने से कीमत में इजाफा किया गया है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से दाम में इजाफा किए जाने के बाद अब गोवर्धन गोल्ड मिल्क 48 रुपए की बजाय 50 रुपए प्रति लीटर बिकेगा। इसके अलावा गोवर्धन फ्रेश 48 रुपए लीटर बिकेगा। गोवर्धन फ्रेश पराग की टोंड वेराइटी भी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वाराणसी व्यापारी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को दिया इतना सोना, गर्भगृह में लगा प्रधानमंत्री मोदी की मां के वजन के बराबर सोना। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत के एक व्यवसायी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 60 किलोग्राम सोना दान किया है, जिसमें से 37 किलोग्राम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के वजन के बराबर है, उसे गर्भगृह की भीतरी दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, दान देने वाले व्यवसायी ने गुमनाम रहना पसंद किया। भीतरी दीवारों पर सोने की परत की चमक तब पहली बार जनता ने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र के अपने हालिया दौरे के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि गर्भगृह की भीतरी दीवार पर सोने की परत चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली पीली धातु प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के वजन के बराबर है। उन्होंने हाल ही में 100 साल की उम्र पूरी की है। मंदिर में सोने के काम के बारे में बात करते हुए वाराणसी की डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि मंदिर को 60 किलो सोना मिला है, जिसमें से 37 किलो का इस्तेमाल भीतरी दीवार पर सोना चढ़ाने के लिए किया गया। शेष 23 किलोग्राम का उपयोग मुख्य मंदिर संरचना के स्वर्ण गुंबद के निचले हिस्से को ढकने के लिए किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज फिर महंगा हो गया सोना, चांदी में भी आया जबरदस्त उछाल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच सोमवार को सोने की कीमतों में 1.5% से ज्यादा की वृद्धि हुई। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस पर नए प्रतिबंध भी लगाए। MCX पर सोना वायदा 1.59% यानी कि 799 रुपए की तेजी के साथ 51,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी वायदा 1217 रुपए की तेजी के साथ 66,122 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों, बात की जाए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की, तो इसके अनुसार हाजिर बाजार में सोना उच्च शुद्धता वाला सोना 50,664 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी 65,174 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1.2% बढ़कर $1909.89 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.28 प्रति औंस पर बिकी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा बिटकॉइन वैध है या नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा है कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध है या अवैध है। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा, आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा। खंडपीठ केंद्र सरकार के खिलाफ अजय भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वकील शोएब आलम ने भारद्वाज की मंजूर की गई जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है। दोस्तों, ऐश्वर्य भाटी ने खंडपीठ को बताया था कि यह मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे कई समन भेजे गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने आरोपी को जांच अधिकारी से मुलाकात करने का निर्देश दिया और जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है। हालांकि दोस्तों, सरकार ने अभी तक भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि बिटकॉइन वैध है या अवैध है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टैक्स पेयर्स के लिए तगड़ा झटका, ओल्ड टैक्स स्लैब व्यवस्था हो सकती है खत्म, राजस्व सचिव ने दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रखी हुई है। इसी बीच सरकार टैक्स पेयर्स को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, सरकार उस पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर सकती है जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है।
दरअसल रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने नई टैक्स व्यवस्था के प्रति लोगों के आकर्षण को बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नई टैक्स व्यवस्था आने के बाद भी लोग इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति अधिक आकर्षित हैं। ऐसे में लोग नए टैक्स व्यवस्था को इग्नोर कर रहे हैं। तरुण बजाज ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी। इसमें टैक्स की दर तो कम है, लेकिन डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में करदाताओं में छूट नहीं मिलने की वजह से कम इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अभी भी ज्यादातर करदाता पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।